हाँ जी, क्या हालचाल? हाँ यार, ये अब पता नहीं, अब इस टाइम जो है वो सरकार को स्टूडेंट यूँ लग रहा है जैसे स्टूडेंट के जो है वो सरकार के लिए एक इलेक्शन में याद आने वाली चीज ही बची है। बाकी टाइम याद ही नहीं आती। या करवाए या नहीं करवाए, जो भी है करवा करो खत्म करना चाहिए, ताकि जो भी हो अल्टीमेटली पॉलिसी जो क्लियर होनी चाहिए कि भाई इतनी जो है वो पोस्ट आएगी और इतने एग्जाम होंगे, इस पोस्ट पे होंगे, तो क्या क्लियरिटी रहे। नहीं तो क्या नॉर्मली। नमस्ते जी, नमस्ते। वाह, बढ़िया बात है। बीकानेर, बीकानेर में आ रखे हैं बीकानेर में तो पिछले साल गए थे हम, बीकानेर नोखा वगैरह। यही है बस, अपने तो एक ही चीज रखो कि एक ही वैकेंसी जो है, इसका वेट करना, ज्यादा नहीं करना है। इसमें जो भी है अपने। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उतना ज्यादा मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ नहीं। मजे वाला नहीं, मैं थोड़ा उसमें बोर हो जाता हूँ। इतने पैसे हो फिर भी आके जो है वो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए के लिए रोते रोते हुए लोगों को देखने से अच्छा है। शुरू करें भाई, नोट्स जो है वो आपने डाउनलोड कर लिए? हाँ, रिटर्न के पैसे भी नहीं देते हैं। बस बोर करता ही है। हो जाना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता से पहले अगर एडवर्टाइजमेंट आ जाए तब तो फिर भी ठीक है। तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करें भाई। बिल्कुल, अच्छी बात है। खुद से लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि अपना। हाँ, दिया था मैंने एग्जाम। एक्चुअली टाइम तो मिला नहीं था। मैंने एग्जाम तो क्या है कि पहले जो है वो सीए वाले जो है ये एग्जाम पढ़ा देते, तो उसमें क्या है एक अलग लेवल पे चलता था। और ये जो है ये एग्जाम जो है वो अलग लेवल पे चलते हैं। तो कंपटीशन जब पढ़ाने का शुरुआत की थी तो फिर सोचा कि एक दो एग्जाम जो है वो देते हैं तो पता चलेगा। उस हिसाब से दिए थे। हाँ, अभी नेक्स्ट जो फाइनेंसिंग डिसीजन जो पढ़ेंगे उसके नोट्स भी बना दिए हैं तो। पेपर थर्ड के लिए टाइम नहीं मिलता एक्चुअली। जो भी थे वो पेपर वन और टू में ही थे। पेपर थर्ड में जो 6 या 7 नंबर ही थे। राजस्थान पढ़ा नहीं एक्चुअली, बहुत टाइम हो गया। थोड़ा बहुत जो है वो टेंथ में जो था वही था। समय नहीं मिल पाता एक्चुअली। चिंता मत करो, मैं आपको ये 100%, आप ये क्लासेस जो है वो रेगुलर रहो।
ये पक्का मान के चलिए कि बाकी से जो एक्स्ट्रा लीड आपको मिलनी चाहिए वो एक्स्ट्रा लीड दिलवा के छोड़ेंगे। क्लियर है? तो इसकी चिंता मत करो आप। कोई एग्जाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि हर किसी की एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। किसी के पास समय जो है वो, भाई अल्टीमेटली अब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे कि मैं खुद के लिए पढूं या स्टूडेंट के लिए पढूं, तो सीधी सी बात है मेरी पहली जिम्मेदारी आपके प्रति है। जब आपका कंप्लीट हो जाए, जब हैंड रिटन नोट्स वगैरह हो जाए, तो उसके बाद मुझे समय मिलेगा, तब तक और कोई जो वो आ जाएंगे वैकेंसी, तो उसमें लग जाएंगे। और एग्जाम तो ऐसे देना ही चाहिए। एग्जाम तो जो है, आप भी कोई छोटे लेवल का भी एग्जाम होना तो वो भी मत छोड़ो। जैसे ये बिजली घरवाल जूनियर अकाउंटेंट का भी मैंने दिया था। अब होना अलग चीज़ है, ज्वाइन करना अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये एग्जाम तो देते रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या उससे पता रहता है। अगर जैसे मैं नहीं दूंगा एग्जाम, तो फिर उस केस के अंदर मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअल में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम से बाहर जो है पेपर पढ़ना और एग्जाम के अंदर पेपर पढ़ना, रात दिन का फर्क हो जाता है। कोई एग्जाम दे के बाहर कह सकता है कि बहुत इजी पेपर है, जो एग्जाम देता है एक्चुअल में उसी को पता चलता है कि भाई उस टाइम उस सिचुएशन के अंदर जो क्या क्या ऑप्शन जो है वो आपके माइंड में आते हैं। शुरू करें भाई? हाँ, तो अपन जो है वो एक कल अपन ने कहा था कि भाई आईआरआर और एमआईआरआर जो है उसके अंदर जो अपन डिफरेंस जो है उसके बारे में बात कर रहे थे कि आईआरआर में क्या था। तो आईआरआर के अंदर जैसे कैलकुलेटर है आपके पास, तो एक आईआरआर कैलकुलेट भी कर लीजिए। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 0 ईयर में 50,000 रुपये लगने हैं, और 1, 2 और 3, 3 साल में जो है वो 22,000 22,000 22,000 आने वाले हैं। आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट आईआरआर। सिंपल सी बात है, आईआरआर का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। हाँ, अब संदीप सर को लग रहा है वो क्या ज्वाइन करने के बाद में आदमी फंस जाता है। मैंने संदीप सर को देख रखा था, इस वजह से मैंने नहीं किया। और संदीप सर उस वक्त पता था नहीं, संदीप सर ने ज्वाइन कर लिया। अब संदीप सर को लगता है कि यार ज्वाइन नहीं करते तो ज्यादा ठीक था, क्योंकि अपने यहाँ की सोसाइटी जो एक बार वो सरकारी नौकरी का जो वो ज्यादा ही फोबिया रहता है, तो वो चाह के भी छोड़ नहीं सकते। घर वाले जो वो मानेंगे नहीं, तो वो दिक्कत तो हो जाती है। 50,000 इज इक्वल टू 1 + r⁻1। 22,000 जो कॉमन ले सकते हैं। 1/1 + r⁻1 प्लस 1/1 + r⁻2, 1/1 + r⁻3। नहीं, ये वो है अकाउंटिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर। दिए थे, घूमने गए हुए थे, उसके बाद में जस्ट आए थे। शायद हम 1 तारीख को या ऐसा कुछ आए थे वो। 1 को आए थे और 4 को एग्जाम था, ऐसा कुछ था। तो घूम के आए थे हिमाचल से, और 4 को दिया एग्जाम, और उन्होंने उसमें टॉप भी कर लिया था।
पढ़ा अच्छे से पढ़ के रखो और शॉर्ट नोट्स बना के रखो, तो जॉब बहुत छोटी चीज़ है, आराम से मिल जाएगी, आप जब चाहोगे तब मिल जाएगी। 50,000 22,000 तो इसके हिसाब से जो वो करना है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ट्रायल एंड एरर से जो वो करेंगे। जैसे 10,000 10% से करें तो 1.1 1 2 3 2.48 इंटू 22,000, 10% से जो है वो आ रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 54,710 रुपये। 10% से नहीं तो 12% से ट्राई करेंगे। कैसे कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर। इसका IRR कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ट्रायल एंड एरर, तुक्के लगाएंगे और जो सही बैठेगा वो करेंगे, फिर जो है अप्रोक्सीमेट रेट निकल जाएगी, तो फिर अपन इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इंटरपोलेशन क्या होता है स्टेट्स में भी पढ़ेंगे अपन, और यहाँ भी अभी एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 ये हो गया GT इंटू 22,000, ये आ रहा 52,840। तो अपन 14% से ट्राई कर लेते हैं। 1.14 1 2 3 80, इससे भी अभी ज़्यादा पड़ रहा है 51,075। तो अपन 15% से कर लेते हैं। 1.15 तो 50,230। एग्जैक्ट रेट कैलकुलेट करनी हो अपन 15% से आ जाता है। और अगर जैसे कई बार, वैसे ये आपके काम नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि इतना पढ़ ही रहे हैं तो अपन इंटरपोलेशन जो है वो भी यहाँ समझ लेते हैं। इंटरपोलेशन जो है वो क्या होगा, किस तरीके से बनता है फॉर्मूला, जैसे 16% से जो है वो कितना बनता है 1.16 के हिसाब से। 1 2 3 तो 22,000, ये बन रहा है 49,409। समझिएगा इंटरपोलेशन होता है क्या, आप स्टेट्स में भी देखोगे इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन मतलब कोई बीच की वैल्यू कैलकुलेट करना, और एक्सट्रापोलेशन मतलब कि जो है उससे बाहर की वैल्यू कैलकुलेट करना। अपने को वैल्यू कितनी करवानी है, 50,000 करवानी। 15% पे कितनी आ रही, 50,230 रुपये। और 16% पे कितनी आ रही है, 49,403। मतलब कि रेट जो है वो इनके बीच में कोई रेट है जो क्या करेगी, आपको ये वैल्यू देगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बीच की क्या वैल्यू रेट होगी। तो अपने को पता है कि रेट के अंदर क्या होता है, 1% का इंक्रीज हो रहा है, तो इस साइड जो वो कितना होता है 50,230 से वैल्यू कितनी कम होगी, 50,230 माइनस 49,409, तो कितना हो गया 821। जबकि अपने को वैल्यू में चेंज लाना कितना था, देखो 1% वैल्यू जो वो क्या किया आपने चेंज की, तो उसके बदले में वैल्यू अमाउंट में कितना चेंज हो गया 821। जबकि आपको 50,230 से 50,000 पे पहुंचना था, मतलब कि आपको वैल्यू में चेंज लाना कितना था, सिर्फ 230 रुपये का। तो उसके लिए रेट में कितना चेंज करें, तो कैसे कैलकुलेट करते, 6 7 में करते थे। जैसे कि भाई 821 रुपये के चेंज के लिए रेट में चेंज करना पड़ता है 1%, तो 1 रुपये के चेंज के लिए रेट में चेंज करना पड़ेगा 1/821। और इस वजह से 230 रुपये के चेंज के लिए अपने को करना पड़ेगा 1/821 इंटू 230 रुपये। 230/821.28, मतलब कि रेट के अंदर कितना है 0.280 या 0.28 ही कह दो, तो रेट में 0.28 का इंक्रीज करना है। मतलब कि रेट जो वो कितना करनी है 15 प्लस 0.28, मतलब कि कितना हो जाएगा 15.28% जो वो इसकी IRR आ जाएगी। इंटरपोलेशन का अगर, नमस्ते जी, इंटरपोलेशन का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं समझिएगा। कुछ भी नहीं, ये अपन इसको समझाए कि कैसे कैलकुलेट हुआ, उसी को जो है वो फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखोगे। लोअर रेट 15% लिखा, प्लस जो है वो आपने क्या लिखा ऊपर, ये 230 क्या है, ये क्या है NPV एट लोअर रेट
डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू रेट डिफरेंस। समझिएगा कैसे फॉर्मूला बना है, बस वही है जो अपन ने सीधा कैलकुलेट किया, उसको ये कैसे करेंगे। लोअर रेट क्या है 0.15, 15% मतलब कि 0.15। एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट मतलब कि 50,230 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है 50,000, मतलब कितना हो गया 230 भाग एनपीवी एट लोअर रेट कितना है 230 माइनस जो है वो एनपीवी यहाँ पर कितना आएगा 49,409 माइनस 50,000। यहाँ एनपीवी कितनी आ रही 591 और यहाँ कितनी आ रही 230। तो 230 माइनस माइनस के 591 इंटू रेट का डिफरेंस कितना है 0.01%, मतलब कि सॉरी 0.1 है, हाँ 0.01 है, सॉरी 10% हो जाएगा। कितना हो गया 0.15 प्लस, सीधा भी रख सकते हो इसको जैसा चाहो, 230 भागे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 230 प्लस 591 ये हो गए आपके 821 इंटू 0.01। तो ये हो गया 230 भाग 821 इंटू 0.01, ये हो गया 0.0028। तो ये हो गया आपका टोटल 152801। आगे जो रखो यार नहीं रखो, या फिर आप इसे कह सकते हो कि 15.28%। हाँ एक्चुअली इंटरपोलेशन तभी लगेगा। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इंटरपोलेशन यूज कहाँ होता है, जैसे कि आपको पॉपुलेशन दे रखी है अपने को 2001 के अंदर पॉपुलेशन ये है, 2011 के अंदर पॉपुलेशन ये है, 2021 के अंदर पॉपुलेशन ये है, और अपने को कैलकुलेट करना है 2015 की पॉपुलेशन। क्लियर है। तो ये इंटरपोलेशन का मतलब एक जो है वो क्या है, बीच की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू जो है वो, ये वैल्यू अगर दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो अपन इंटरपोलेशन लगाएंगे। अगर यहीं पर इन दोनों के बाहर की जैसे 2025 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो हम एक्स्ट्रापोलेशन लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से करते जो है। हाँ 15.24 या 15 पॉइंट ऐसा ही कुछ आएगा। 821, हाँ 821 आता है। क्लियर। हाँ 12% 15% जो है वो लेके कर सकते हो, वो कुछ भी नहीं है, सेम ये का यही कॉन्सेप्ट है। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में कोई कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस उसके हिसाब से ये जो कैलकुलेट होता है। समझ पा रहे हो बात। भाई ये इंटरपोलेशन है और वो एक्स्ट्रापोलेशन है, अगर बाहर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स्ट्रापोलेशन। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो वो एक ही तरीके से होता है। तो इस तरीके से जो हम क्या करते हैं आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। एक बार वापस देख लीजिए शुरुआत से, हम क्या कह रहे थे कि भाई अपने को क्या करनी है, एनपीवी जो है वो जीरो करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करनी है जीरो करनी है। मतलब आईआरआर का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए। अगर 15% से कर रहे थे तो एनपीवी प्लस में आ रही थी 230। अगर एनपीवी को कम करना है तो रेट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो 16% से किया तो ये माइनस के 521 आ गए। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई 15% और 16% के बीच में। तो अपने को ये पता है कि भाई 230 से 591 मतलब कि इसके अंदर 821 रुपए का गैप जो वो आ जाता है। 1% रेट में इंक्रीज करते हैं तो 1% रेट में इंक्रीज करते हैं तो 821 में गैप आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई 821 रुपए के चेंज पे रेट में कितना गैप आता है 1%। इस वजह से 1 रुपए के चेंज में रेट में कितना आएगा 1/821। और इस वजह से 230 रुपए ही अपने को जो कम करने थे 5,230, यहाँ पर जो एनपीवी 230 है इसी को हटाना है। 230 के लिए रेट में कितना है चेंज करना चाहिए 0.28। उस हिसाब से जो अपन सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएं तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो वो इस तरीके से रहता है। तो हमें ये जो है इंटरपोलेशन के फॉर्मूले के रूप में लिखें तो एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू रेट डिफरेंस, और उसमें लोअर रेट जो वो ऐड कर दो। क्लियर है। तो ये आपके आगे 15.28%। ठीक है, ये कितना आ गया 15.28%। अब समझिएगा इसकी एक जो है वो हम
मानते हैं कि री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन जो है वो इसकी गलत है। हमने कहा ये री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन कैसे, तो उन्होंने कहा देखो ये जो है वो जैसे 0, 1, 2 और 3, ये 50,000 लगे, ये 22,000 पहले साल में मिले, 22,000 जो वो दूसरे साल में मिले, और 22,000 जो वो तीसरे साल में मिले। इनको ये मानता है कि पहले साल जो है उसको आईआरआर के हिसाब से जो है वो री इन्वेस्ट किया जा सकता है। 15 में ऐड क्यों किए, देखो 15% तो लेना ही पड़ेगा। 15% के लिए तो एनपीवी जो है वो 15% तक के लिए जो वो 15,230 आ रही है, तो ये रेट जो है वो 15 से ज्यादा होगी, समझिएगा। 15% के लिए तो 50,230 है, इससे ज्यादा है। इससे कितनी ज्यादा है वो हमने पता किया कि भाई 0.28 जो वो ज्यादा है, तो 15 से कितनी ज्यादा है, 0.28। इन्होंने कहा कि भाई री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन है और ये इस तरीके से। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो इसको आप 15.28 से री इन्वेस्ट कर दो, कितना पैसा बनेगा। हमने कहा 22,000 है, तो 1.1528 इंटू 22,000, ये पैसा जो ब्याज मिला के कितना हो जाएगा, 25,361। और ये जो है कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 29,236 रुपये। ये तो क्योंकि तीसरे साल के अंत में है, तो ये तीसरे साल के अंत का जो है वो 22,000 का 22,000 ही है। तो टोटल सारा पैसा जो वो कितना बनता है देखो, तो टोटल पैसा जो वो बनता है आपका प्लस 22,000, ये 76,598। इन्होंने कहा कि 76,598 की आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो और उसको आज की वैल्यू पे लेके आओ 15.28 से, तो ये आपके 50,000 आएंगे। हमने कहा हम नहीं मानते, उन्होंने कहा मानना पड़ेगा। 1.158 के हिसाब से आप करो, 76,598, 1, 2 और 3, तो ये 49,998 50,000 के बराबर आता है। तो ये क्या है, इसके री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन है। ये मानता है कि आईआरआर जो वो ये मानता है कि भाई इसके बीच में प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के अंदर जो इंटरिम कैश फ्लो रिसीव होंगे ना, वो हम जो है वो आईआरआर पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। समझ पा रहे हो बात भाई, एक साल आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन हर साल आपको जो ऐसा प्रोजेक्ट मिले ये ऐसा कोई जरूरी है नहीं। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो एम आई आर आर जो वो लेके आते हैं। एम आई आर आर जो वो कब क्यों लेके आते हैं, तो ये देखिए, ये जैसे 22,000 है पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, ये 22,000 है। तो ये पूछता है कि आप बताओ कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, तो हमने कहा नॉर्मल है कि भाई 10% मार्केट के अंदर रेट चल रहा है, 10% रिटर्न आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि आप इसको 10% से आगे भेजिए, 1.10 की पावर 2 और 1.10 की पावर 1, और ये यहाँ पर भेज दीजिए, कितना हो जाता है। हमने कहा देखो ये तो 22,000 का 22,000 रहेगा, और ये जो है 1.1 के हिसाब से इंटू, ये हो जाएगा 24,200, और ये हो जाएगा आपका 26,620 रुपये। ये आपका टोटल पैसा हो गया है 72,820। उन्होंने कहा कि अब जो है वो रेट कैलकुलेट करो, 7280 जो है ये किस रेट से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो 50,000 आ जाए, 0 ईयर में जो 50,000 है उसके बराबर आ जाए, तो वो रेट जो वो आपकी क्या कहलाएगी, एम आई आर आर। तो हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी, सॉरी फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴ 3 साल बाद कितने बन गए, 72,820 रुपये। आज कितने थे, 50,000 थे। 1 + r⁴ का जो है वो कितना, 3 साल के बाद में, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50,000, ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4564 इज इक्वल टू 1 + r⁴
और 1+r जो वो क्या करेंगे 10%, 11%, 12% अलग अलग रख के चेक कर लेंगे। 1.11 इंटू 1, 2 और ये 3, 11 से नहीं हो रहा है, 12 से जो है वो नहीं हो रहा है, 13 से जो है वो हो रहा है लगभग, 13 और 14 से जो ज़्यादा ज़्यादा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 13.2 या ऐसा कुछ आएगा। तो ये रेट जो है वो क्या हो जाएगी, लगभग 13% आ जाएगी। तो ये जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, MIRR का। समझ पा रहे हो बात? भाई IRR के अंदर कुछ जो वो एरर था जिसको हटाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसे जो हम क्या कहते हैं MIRR जो वो कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक के जो मेथड है उसके अंदर कोई डाउट? अब इसके बाद में दो इसके स्पेशल केसेस आते हैं जिसके अंदर जो अपने को कैपिटल बजटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करनी है। कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल राशनिंग। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो तो जो है पड़े हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करो तो आपको फायदा हो जाएगा और आप एनपीवी पॉजिटिव है तो जितने भी एनपीवी पॉजिटिव है वो सारे के सारे सेलेक्ट करने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जिस वजह से आपके पास पैसा जो कम पड़ गया है तो आप सारे प्रोजेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो उस केस के अंदर कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? भाई जैसे मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है या 4 प्रोजेक्ट है, चारों की एनपीवी पॉजिटिव है तो मुझे करना तो चारों चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा जो इतना है नहीं। तो उस केस में मैं कैसे करूं? तो उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल राशनिंग कि भाई मेरे पास पूरा पैसा या फंड जो मेरे पास पूरा अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे करूं? तो उस केस के अंदर हम देखेंगे कि जो आपके प्रोजेक्ट है वो डिविजिबल है या प्रोजेक्ट जो है वो इनडिविजिबल है। हमने पूछा ये क्या है, प्रोजेक्ट डिविजिबल और प्रोजेक्ट इनडिविजिबल। तो हम्म तो हमने पूछा कि भाई ये प्रोजेक्ट डिविजिबल या इनडिविजिबल कैसे? तो उन्होंने क्या कि क्या ऐसा है प्रोजेक्ट के अंदर आप चाहे जितना इन्वेस्ट करें, जैसे कंपनी के शेयर है तो आप चाहे तो 20% इन्वेस्ट करें, 40% करें, 50% करें, 60% करें, 70% करें, चाहे जैसा। यह प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें या तो पूरा बिजनेस आप करो या बिजनेस नहीं करो, मतलब कि या तो इन्वेस्टमेंट 100% है या फिर मत कीजिए, इस तरीके का। हमने कहा कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो उस केस के अंदर क्या? तो उन्होंने कहा देखो जैसे आपके पास प्रोजेक्ट है अलग अलग, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी। ये प्रोजेक्ट है और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट इस तरीके से है। पहले प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 40,000, दूसरे के अंदर चाहिए मान लीजिए 60,000, तीसरे के अंदर चाहिए 50,000, चौथे के अंदर चाहिए 30,000। अगर ये प्रोजेक्ट करते हो तो इसकी एनपीवी जो है वो बनती है मान लीजिए 15,000, इसकी बनती है मान लीजिए 23,000, इसकी एनपीवी बनती है 22,000 और इसकी एनपीवी बनती है मान लीजिए 12,000। तो अब कौन से करें? तो प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो उस केस के अंदर आप क्या करो, सबसे पहले तो आप ये पता करो कि 1 रुपए पे कितना कमा रहे हैं। तो ये 40,000 पे क्या कर रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं। तो क्या कर दो एनपीवी पर रुपीज कि भाई 40,000 पे 15,000 रुपये कमा रहे हैं, मतलब 1 रुपए पे कितना कमा के दे रहे हैं, 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 0.375। ये जो है कितना कर रहे हैं, 23,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 0.3833। उसके बाद में ये कितना कमा के दे रहे हैं, 22,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 0.44।
और ये कितना कमा के दे रहे हैं, 12,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना 0.40। हमने कहा ठीक है, किया। इसके बाद में इन्होंने कहा कि इसके बाद में आप रैंक दे दो। हमने कहा कैसे, कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा के दे रहा है, 1 रुपये पे सबसे ज़्यादा एनपीवी कौन अर्न कर रहा है। हमने कहा कि ये वाला फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ये वाला, सेकंड पे ये वाला, थर्ड पे और ये वाला फोर्थ पे। उन्होंने कहा ठीक है, पैसा लेके निकलो, आपके पास कितना पैसा है। हमने कहा कि हमारे पास टोटल जो फंड अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, वो है 1,00,000 रुपीज़। उन्होंने कहा ओके चलते हैं, जेब में डाल दो 1,00,000 रुपए। हमने कहा ठीक है। सबसे पहला कौन सा प्रोजेक्ट है, सबसे पहले किसको करना है, सी में इन्वेस्ट करना है। ये लो सी में, कितने पैसे गए सी में आपके, सी प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जोली में चेक कर लो कितना पैसा बचा, कि 1,00,000 था, 50,000 तो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, बैलेंस कितना बचा अभी, 50,000 रुपये बचा है। उन्होंने कहा ठीक है आगे चलो। सी के बाद में सेकंड रैंक किसकी है, डी की है। हमने कहा ठीक है, ये लो डी पकड़ो इसको, कितने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, इसमें 30,000 का कर सकते हैं। 50 और 30 80 हो चुके हैं, पैसा कितना बचा है, 20,000 रुपये। क्लियर है, पैसा कितना बचा है, 20,000 रुपये। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे रैंक कौन सी है, तीसरे नंबर पे बी है। बी में इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 60,000 रुपये। लेकिन अपने पास पैसा कितना बचा है अब, 1,00,000 में से 50 और 30 80 जा चुके हैं, 20,000 ही बचे हैं। तो अपने को यहाँ पर 60,000 पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या, नहीं, पूरा का पूरा 60,000 इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास जो पैसा अवेलेबल है वो कितना है, फंड अवेलेबल कितना है, पैसा कितना है, सिर्फ 20,000 ही है। तो हम क्या करेंगे, प्रपोर्शनेटली जो वो कर देंगे कि भाई 60,000 के बदले में 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे 60,000 के अगेंस्ट में, डिवाइडेड बाय 60,000। तो कितना कर पाएंगे, ये आ गया आपका 0.33, यही होगा ना, 2 डिवाइड बाय 0.33। तो आप क्या कहोगे, किस में इन्वेस्ट करना है, सी में करना है, डी में करना है, और 0.33 बी, बी में 33% जो वो कर देंगे। क्लियर है, समझ पा रहे बात, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई सी में करना है, डी में करना है, और 1/3 बी में करना है। क्लियर है, बी जितने का इन्वेस्टमेंट है उसका 1/3 जो ओपन करते हैं। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात समझ आ रही, यहाँ तक की बात समझ आई। अगर प्रोजेक्ट जो वो इंडिविजिबल होते हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि या तो आप इन्वेस्ट करो या इन्वेस्ट मत करो। समझ पा रहे बात, या तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो या मत करो। लाओ यहीं पर क्वेश्चन उसी को, ये लो, ये आ गया आपके प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर कैसे करें, क्या हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पार्ट में करें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा सीधा तरीका, आप क्या करो, कॉम्बिनेशन बनाओ, जो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कॉम्बिनेशन बनाओ, और दिस कॉम्बिनेशन की एनपीवी हाईएस्ट हो वो सेलेक्ट करें। क्लियर है, नेट में अगर सब सेम ही है तो सिर्फ 80 की, हाँ नहीं, चेक करेंगे, चेक करेंगे, अपन अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। भाई 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए में आप क्या क्या कर सकते हो, 1,00,000 रुपए में आप चाहो तो
ए ए और बी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर बी और सी में हो सकता है क्या? नहीं, ये तो 1,10,000 हो जाएंगे। या ए और सी में किया जा सकता है क्या? देखो पहले ए के साथ देखते हैं, ए और बी हो सकता है, ए और सी हो सकता है, ए और सी हो सकता है, ए और डी हो सकता है, बी और सी हो सकता है क्या? नहीं, टोटल 1,10,000 चाहिए, 60,000 और 50,000, जबकि अपने पास पैसा कितना है? 1,00,000 है, तो ये कॉम्बिनेशन अपने काम करनी है। बी और डी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बी प्लस डी हो सकता है। सी और डी हो सकता है क्या? सी और डी भी हो सकता है। सारे कॉम्बिनेशन के एनपीवी का टोटल कर लीजिए। एनपीवी का टोटल कैसे करें? ए प्लस बी करते हैं तो कितना होता है? 15,000 प्लस 20,000, 15,000 प्लस 22,000। और बी और डी का करें तो बी और डी का, सॉरी ए और डी का भी है 15,000 और 12,000। उसके बाद में बी और डी का 23,000 प्लस 12,000। और सी और डी भी हो सकता है 22,000 प्लस 12,000। जो कॉम्बिनेशन सबसे हाईएस्ट एनपीवी देता है उसको सेलेक्ट कर लें। डिविजिबल और इनडिविजिबल का मतलब ऐसा है कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप पार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि चाहे तो पूरा करें चाहे जो पूरा नहीं करें। जैसे कंपनी है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान लीजिए 1% शेयर खरीदे, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कितना किया? 1% किया। लेकिन कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, या तो पूरा प्रोजेक्ट कीजिए या पूरा प्रोजेक्ट मत कीजिए, तो वो क्या होता है? इंडिविजिबल, मतलब कि आपको या तो 100% कीजिए या फिर मत कीजिए। नहीं, इसमें एनपीवी पर रुपीज जो नहीं देखेंगे, अपन सीधा जो कॉम्बिनेशन ही बनाएंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एनपीवी पर रुपीज क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि एनपीवी का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा है वो तो कवर कर चुके हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो ब्याज के अलावा इतना एक्स्ट्रा पैसा जो कवर करके दोगे, तो ये इतना एक्स्ट्रा पैसा कवर करके दोगे तो आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनपीवी कहाँ पर आएगी। अब आप 1,00,000 इन्वेस्ट करो या 90,000 इन्वेस्ट करो या 80,000 इन्वेस्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को मेनली क्या करना है, जो है वो हाईएस्ट एनपीवी जो कवर करनी है, सबसे ज्यादा से ज्यादा अपने को एनपीवी बनानी है। तो यहाँ कितना हो गया? 15 और 23, ये हो गया आपका 8, 3 38, 7 37, 15 से 27, और 23 से 24 25 35, और 22 से 33 34। सबसे ज्यादा कौन सा है? ये वाला है, तो ए और बी में इन्वेस्ट करें। क्लियर है? ए और बी में इन्वेस्ट करेंगे तो किस्मत से जो वो 1,00,000 पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि 90,000 भी होता, हो सकता है कि 80,000 ही होता। क्लियर है? समझ पा रहे बात? तो प्रोजेक्ट कैपिटल राशनिंग के केस में दो सिचुएशन बनती है कि भाई या तो प्रोजेक्ट डिविजिबल है या प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो उस केस के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को जो है वो, तो सबसे पहले, सॉरी, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो उस केस के अंदर सबसे पहले एनपीवी पर रुपीज की, 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कितनी एनपीवी जो अर्न करके दे रहा है, और जो सबसे ज्यादा देगा उसको सबसे पहली रैंक देंगे, और रैंक के हिसाब से अपन इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो लास्ट वाले में जितना पैसा उतना इन्वेस्ट करके कर लेंगे। क्लियर है? अगर इनडिविजिबल है तो उस केस के अंदर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो हमारे पास पैसा अवेलेबल है उसको देखते हुए कि भाई कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, और जिस कॉम्बिनेशन में एनपीवी का टोटल सबसे ज्यादा होगा उस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करके उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर है भाई? ये क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो आता है कि भाई
अब दो चीजें बचती है, एक तो जो है वो एनपीवी और आईआरआर का में फर्क आने का कारण क्या हो जाता है, और एक जो है वो आपका बचता है कि एक स्पेशल केस के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ। दो प्रोजेक्ट है और मान लीजिए दोनों प्रोजेक्ट जो है वो कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि भाई दोनों में से एक सेलेक्ट करो, या इस तरीके की सिचुएशन है, तो उस केस के अंदर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, जिनके एनपीवी पॉजिटिव वो सारे ही करो। समझ पा रहे हो बात भाई? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि एक को सेलेक्ट करोगे तो आपको दूसरे को सेलेक्ट नहीं करना है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस के अंदर ही प्रॉब्लम आएगी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम जितने भी एनपीवी पॉजिटिव वाले वो सारे सारे प्रोजेक्ट जो वो कर लेंगे। अब दो प्रोजेक्ट ऐसे आ गए जो कि क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और उनकी अनइक्वल लाइफ है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और लाइफ सेम है तो एनपीवी देख लेंगे, जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी उसको अपन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और उनकी लाइफ जो है वो अनइक्वल है, मतलब कि बराबर नहीं है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो दो केस बन सकते हैं। एक तो अपन जो है वो इसे रिप्लेसमेंट साइकिल जो है वो कहते हैं, लेकिन ये वाला मेथड तभी लग सकता है जब जो है वो क्या हो, रिप्लेसमेंट साइकिल बनती हो। जैसे समझिएगा, दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। क्लियर है? प्रोजेक्ट ए के अंदर जो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें ऐसा है कि इसमें 0, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6। प्रोजेक्ट ए जो है वो 6 साल लगेगा और उसमें जो 50,000 रुपये जाएंगे, और उसके बाद में पहले साल में ये प्रोजेक्ट जो 10,000 कमा के देगा, दूसरे साल में 10,000 कमा के देगा, तीसरे साल में जो है वो 10,000 कमा के देगा, चौथे साल में 10,000 कमा के देगा, पाँचवें साल में 15,000 कमा के देगा, और छठे साल में 15,000 कमा के देगा। क्लियर? या इसको भी जो है वो 15 कर दीजिए, हो सकता है कि एनपी माइनस में ना जाए, सारों को 15-15 कर दीजिए। 15,000 है, 15,000 है और 15,000। प्रोजेक्ट बी जो है उसका जो है वो अमाउंट जाने वाला है, वो कितना है, 30,000 रुपये में ये मशीन आ जाएगी मान लीजिए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो जितने भी एनपीवी पॉजिटिव वाले हैं ना वो सारे सारे ही सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें तो फिर कोई चिंता वाली बात है ही नहीं भाई। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तभी दिक्कत आएगी, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है तो जितने भी एनपीवी पॉजिटिव है, अगर कैपिटल राशनिंग नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, तो फिर जितने भी एनपीवी पॉजिटिव वाले वो सारे सारे प्रोजेक्ट जो हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट बी है, इसमें 30,000 लगाना है। पहले साल में ये 12,000 कमा के देगा, दूसरे साल में ये 12,000 कमा के देगा, और तीसरे साल में ये 12,000 कमा के देगा। क्लियर? जब 12,000 से माइनस में आ सकता है, इसको जो अपन कर देते हैं 14,000 कर सकते हैं, 14,000, 14,000 और 14,000 है। प्रोजेक्ट बी जो है वो 3 साल ही चलेगा, 3 साल ही चलेगी ये मशीन, 3 साल के बाद में इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो हम कैसे डिसाइड करें? अब इसकी एनपीवी कैलकुलेट करोगे और इसकी एनपीवी कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए आपकी रेट जो है वो कितनी है, डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 10% है। समझ पा रहे हो बात? तो उस केस के अंदर जो वो कितनी हो जाएगी, इसकी एनपीवी जो कितनी आएगी, 1.1, 15,000, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 माइनस 50,000, 15,328, और इसकी आ रही है 1.1, 14,000, 1, 2, 3 माइनस 30,000, 4,815। लेकिन आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो पहला तो ऑप्शन क्या है कि हम री इन्वेस्टमेंट साइकिल बनाए। अब री इन्वेस्टमेंट साइकिल कब बनेगी, अगर प्रोजेक्ट ए 3 साल का और ये 6 साल का, या 2 साल का और 6 साल का, मतलब कि
इसको वापस री इन्वेस्ट करके 6 साल तक लाया जा सकता है। मतलब कि तीसरे साल जो वापस हम ये 30,000 में एक नई मशीन ले आते हैं और 30,000 में ये वापस चले जाएंगे, और चौथे साल में वापस जो ये नई वाली मशीन जो 14,000 देगी, फिर ये 14,000 देगी, और फिर ये 14,000 देगी। तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी लाइफ जो वो इक्वल करके हम इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बी का हमारे लिए नेट क्या हो जाएगा कि 0 ईयर में जो वो 30,000 जाएगा, फिर जो वो ये 14,000 आएगा, फिर जो ये 14,000 आएगा, और ये यहाँ पर 16,000 जाएंगे, और ये 14,000 आएंगे, 14,000 आएंगे, 14,000। क्लियर है? इस तरीके से करके इसकी जो वो एनपीवी कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे 10% है तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1.1 के हिसाब से 14,000, 1 और 2, इनका टोटल जो हो गया आपका 24, 2, 9 और 7, 1.1, 14,000, 1, 2, 3 छोड़ दो, चौथे का इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 9562, इसकी आ रही है 8692, और एक इसकी आ रही है 790। 9562 प्लस 8692 प्लस 7902, ये आगे इसके 2615 इस 16,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 तीसरे साल के अंत में है ना, 1, 2, 3, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 12,021। तो ये आ गए 26,156 प्लस 24,297 माइनस 30,000 माइनस 12,021, ये आ गई आपके इसकी 8432। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है जो आ जाएगी। माइनस क्यों किया, ये 14,000 जो इनफ्लो है, और ये देखो ये मशीन जो 3 साल की है, तो पहले साल 14,000 आए, दूसरे साल 14,000 आए, तीसरे साल 14,000 आए। हम ये मान लेंगे कि ये मशीन वापस ले आते हैं भाई, ये मशीन 6 साल चलेगी, ये मशीन 3 साल ही चलेगी, तो तीसरे साल के अंत पे ये मशीन वापस नहीं ले आएंगे, नहीं लाएंगे तो ये 30,000 जो उस मशीन को वापस खरीदने के 30,000 जाएंगे, फिर वापस 3 साल चलेगी, ताकि इनकी प्रोजेक्ट जो वो प्रोजेक्ट की लाइफ जो वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ पा रहे हो बात? तो एक तो ये तरीका है कि हम इस तरीके से करें, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे ये प्रोजेक्ट, ये जैसे इसकी लाइफ 4 साल होती है और इसकी लाइफ जो 6 साल होती, तो फिर आप इक्वल कर ही नहीं पाते, क्योंकि 4 साल होती, इसकी 6 साल होती, तो फिर आप वापस री इन्वेस्ट करते, तो 4 से ये कब तक चलती, 8 तक चलती, फिर वापस इसको भी री इन्वेस्ट करते, फिर जो 12 करते और इस तरीके से करते। तो उससे बेहतर जो तरीका है वो कौन सा है कि आप इसकी क्या करो, एनुअलाइज्ड इक्वल कैश फ्लो कैलकुलेट कर लो। आप क्या करो, दूसरा तरीका क्या है, एनुअलाइज्ड इक्वल कैश फ्लो जो है वो कैलकुलेट कर लो। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई ये मैं कॉपी मार लेता हूँ। हम्म अगर हम एनुलाइज के हिसाब से नहीं करें, सॉरी, इस रिप्लेसमेंट साइकिल के हिसाब से नहीं करें, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि भाई अल्टीमेटली ये सारी कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि इसकी जो वो एनपीवी 15,328 रुपये और दूसरे वाले प्रोजेक्ट की जो वो 4,815 है, लेकिन
लेकिन क्लियर है ना भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लाइफ कितनी है, लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स है। और इसकी लाइफ कितनी है, 3 ईयर्स है। अरे सर इतना क्यों लोड ले रहे हो, अपन सिंपल सा करते हैं, सीधा करते हैं। देखो 15,328 भाग 6 कर देते हैं, और 4815 भाग 3 कर देते हैं। 3 साल में हर साल कितना कितना होगा देख लो। 4815 भाग 3, ये हो गया 1605 रुपये। और ये हर साल कितना कमा के दे रहा है, 15,328 भाग 6, 255 और 5 कर दो, 0.66 है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत ये आ जाएगी कि आप जो है वो कह रहे हो कि हर साल 1605 1605 1605 3 साल आ जाए तो वो जो है वो 4815 के बराबर है। कर लो भाई, पहले साल 1605 आए, दूसरे साल 1605 आए, तीसरे साल 1605 आए। तो उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, 10% के हिसाब से। तो 1.1 1.1 की पावर 2 और 1.1 की पावर 3, और इनका टोटल करो तो क्या 4815 आएंगे, क्या नहीं आएंगे। 1.1 एक, 1.1 एक, दो, 1605, 1, 2, 3, GT 3,991 आ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो वो इस तरीके से नहीं आएगी। कारण क्या है, सिंपल सा कारण है, सीधी सी बात है कि भाई ये जो है ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। तो इस वजह से डिवाइड बाय सीधा 3 नहीं करेंगे, डिवाइड बाय जो सीधा 6 नहीं करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से भाग देंगे। किससे देंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से जो वो भाग दिया जाएगा। तो वो जब भाग देंगे तो कितना बनेगा, देखो 4815 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे होंगे, 10% है तो कितना हो गया, 3 साल का करना है, 3 ईयर और 10%। और ये जो है वो 6 ईयर और 10%। तो ये हो जाएगा 15,328 भाग, ये कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/1.1 प्लस 1/1 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 3 प्लस 1/1 की पावर 4, 1/1 की पावर 5 और 1/1 की पावर 6। एक तो 3 की चाहिए और एक 6 की चाहिए, तो ये 1.1 डिवाइड बाय के हिसाब से करेंगे, 1, 2, 3, इनका तो आ गया आपका 2.4868, और इसका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, इसका आ जाएगा 4.355। तो ये हो गया 4815 डिवाइडेड बाय 2.4868, ये हो गया 1936 पॉइंट ऐसा कुछ। और ये आ जाएगा आपका 15,328 डिवाइडेड बाय 4.35, 3,519 रुपये। तो आप ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है भाई, तो मैंने गलत किया है क्या कैलकुलेशन, 15,328 डिवाइडेड बाय 4.355, हाँ 1936, सही सही। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात भाई, समझ आ रही है क्या बात ये। तो ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका जो वो कर सकते हो। उसके बाद में आपके एक कॉन्सेप्ट और बचता है, जो बचता है कि एनपीवी और आईआरआर के अंदर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में लड़ जाए या मिसमैच हो जाए, कि एनपीवी बताए कि भाई ये वाला जो है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए और आईआरआर जो है वो कोई दूसरा बता दें। तो भाई उसके यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए।
अब जो है एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है कि इसके बाद में अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो उससे सीधा पढ़ के जो अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एनपीवी वर्सेस आईआरआर। सबसे पहला आता है साइज डिस्पैरिटी, कि अगर साइज अलग है तो उस केस के अंदर प्रोजेक्ट की जो एनपीवी और आईआरआर जो वो अलग अलग बता सकता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जो 0 ईयर के अंदर 1 लाख जो है वो जाता है और फर्स्ट ईयर पे 1,40,000 जो वो आता है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो आपका 1,000 रुपये जाता है और उसके बदले में 3,000 रुपये जो वो आता है। तो आप एनपीवी कैलकुलेट करोगे तो एनपीवी कितनी आएगी, मान लीजिए आपकी एनपीवी एट 10% आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1.1 के हिसाब से ये आ गया 1 2, मतलब 1 लाख लेस करने के बाद एनपीवी सीधी लिख देता हूँ 27,272 रुपये और इसकी एनपीवी आ जाएगी 3,000 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1,700 सॉरी 1,727 रुपये। आईआरआर कैलकुलेट करोगे तो आईआरआर जो है वो यहाँ पर कितनी आएगी, मैंने कैलकुलेट कर रखी है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो ज़्यादा। आईआरआर जो है वो यहाँ आ जाएगी आपकी 40% और आपकी यहाँ आ जाएगी 200%। तो आप आईआरआर के हिसाब से प्रोजेक्ट को जो है वो सेलेक्ट करोगे। ऐसा क्वेश्चन भी था एक एग्जाम में शायद, क्लेश हो तो हाँ किसका मानेंगे, बिल्कुल। तो देखो अब समझिएगा, एक दो प्रोजेक्ट आ गए आपके। पहला जो प्रोजेक्ट है वो कह रहा है एनपीवी के हिसाब से, देखो एनपीवी तो क्या कह रहा है कि भाई इसकी एनपीवी 27,000 है और इसकी 1,727 है, तो एनपीवी क्या कहेगा, जिसकी एनपीवी ज़्यादा उसको सेलेक्ट करो। तो एनपीवी तो क्या कहेगा, इसको सेलेक्ट करो। और आईआरआर जो वो क्या कहेगा कि इसको सेलेक्ट करो। आईआरआर जो वो क्या कहेगा, इसको सेलेक्ट करो। आप खुद बताओ आप किसको सेलेक्ट करोगे। आप खुद बताइए कि आप किसको सेलेक्ट करोगे। कौन सा वाला, री इन्वेस्टमेंट वाले की बात कर रहे हो क्या, एनपीवी के हिसाब से सेलेक्ट करोगे, क्यों। देखो अब कारण क्या है कि एनपीवी जो उसने सही बताया, क्योंकि एनपीवी जो वो क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट मेजर बता रहा है कि भाई ये करोगे तो जो है वो आपका इतने की वैल्यू बढ़ाएगा। और ये क्या एक रिलेटिव मेजर है। अब परसेंटेज है, परसेंटेज तो किस पे परसेंटेज लगाओ उसके हिसाब से, 100 रुपए पे जो है वो परसेंटेज लगाओगे, 100 पे परसेंटेज लगाओगे अगर 10% तो 10 रुपये होगा। 1,000 पे 10% लगाओगे तो उसका हिसाब से होगा। 10,000 पे लगाओगे तो उसके हिसाब से होगा। जैसे इनकम होती है वो अपन कई बार आपने सुना होगा कि भाई इनकम जो है वो एक रिलेटिव मेजर है। आपके गली मोहल्लों के लोगों से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो उस केस के अंदर आप पैसे वाले हैं, और अगर आपके गली मोहल्ले के लोगों से आपके पास पैसे कम है तो आप गरीब हैं। क्लियर, क्योंकि वो रिलेटिव देखा जाता है। अब आप जो है सीधा अंबानी से कंपैरिजन करोगे तो उस केस के अंदर जो आप दुखी रहोगे। क्लियर है। तो क्यों, क्योंकि एक रिलेटिव मेजर है। इनकम के मामले में आदमी ज्यादातर दुखी क्यों रहता है, क्योंकि रिलेटिव देखता है आदमी खुद के जरूर, अपन पैसा कभी ये नहीं देखते कि मेरी जरूरत पूरी हो रही है, उतना पैसा कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ। हम हमेशा क्या देखते हैं कि मेरा पड़ोसी कितना कमा रहा है, उस पड़ोसी के कंपैरिजन में मैं कितना कमा रहा हूँ। अगर उस पड़ोसी से कंपैरिजन कर करके अपन देखेंगे तो उस केस के अंदर हमारे डिसीजन जो वो क्या रहेंगे, गलत रहेंगे, क्योंकि वो एक क्या है, रिलेटिव मेजर। लाइट जाती है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले गली में बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि बाकी वालों की लाइट गई है, अगर हाँ लाइट गई है तो उस केस के अंदर, पर सर ये 1,000 और एक जगह 1 लाख तो बेस ही सेम नहीं है। वही कह रहे हैं किस वजह से डिस्पैरिटी जो वो आ रही है। देखो भाई साइज डिस्पैरिटी, एक अगर प्रोजेक्ट जो है उसकी साइज अलग होगी तो उस केस के अंदर एनपीवी और आईआरआर किसी अलग अलग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करवा देंगे। समझ पा रहे हो बात, भाई साइज के हिसाब से ये तो साइज, अगर साइज का इम्पैक्ट आएगा इस पे एनपीवी पे, समझ आ रही बात। और आईआरआर पे जो रिलेटिव मेजर है तो ये साइज के इम्पैक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। भाई परसेंटेज क्या करता है, आपके 1,000 नंबर का टेस्ट हो चाहे 10 नंबर का टेस्ट हो, परसेंटेज कैलकुलेट किया मतलब आपने उसको क्या कर दिया, सबको 100 नंबर का टेस्ट मान लिया। समझ पा रहे हो बात।
तो हम कह रहे हैं कि कब जो वो एनपीवी और आईआरआर अलग अलग बातें कर देते हैं। तो एनपीवी तो जो है वो ये कह दिया कि भाई इस 27,000 के हिसाब से इस प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करो, और वो ये जो है वो क्या कर देगा, आईआरआर को सेलेक्ट करवा देगा। समझ आ रही है बात भाई? दूसरा जो है वो टाइम डिस्पैरिटी। साइज डिस्पैरिटी वाला आपको समझ आया क्या? हम्म। दूसरा है टाइम डिस्पैरिटी, जिसका मैं एग्जांपल में लिख के लाया हूँ, 0 1 2 3 और 4। ये हो गया 1,05,000 और 1,05,000। ये जो है ये 60,000, 45,000, 30,000 और 15,000। ये है 15,000, 30,000, 45,000 और 60,000। आईआरआर अगर कैलकुलेट करोगे तो आईआरआर जो है इसकी आएगी 20% और इसकी आएगी 13%। और एनपीवी अगर कैलकुलेट करोगे तो उस केस के अंदर ये आएगा 23,970 रुपये और इसका आएगा 25,455 रुपये। तो अगर आप एनपीवी के हिसाब से देखोगे, स्टेट्स तो अपन कर देंगे। स्टेट्स जो है वो नेक्स्ट मंथ शुरू कर, मतलब मार्च के अंदर 10 1 मार्च को लगभग शुरू कर देंगे। सोच रहे हैं थोड़ा सा जो है वो समय मिल जाए तो फिर अपन इवनिंग के अंदर ये क्लास चलने देंगे और मॉर्निंग के अंदर स्टेट शुरू कर देंगे। लगभग 15 1 मार्च जो है उसके आसपास शुरू कर देंगे। एनपीवी के हिसाब से देखें तो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो रहा है? एनपीवी के हिसाब से देखें तो कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो रहा है? ये वाला सेलेक्ट हो रहा है। आईआरआर के हिसाब से देखें तो कौन सा वाला सेलेक्ट हो रहा है? ये वाला हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये वाला क्यों सेलेक्ट हो रहा है, तो आपको ये समझ आएगा टाइम डिस्पैरिटी के पीछे एक कारण ये भी रहता है कि इसकी री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन। आईआरआर जो है जैसे पहले साल 60,000 मिले, ये क्या मानेगा, ये भी 20% पे री इन्वेस्ट होंगे तो पैसा बहुत ज्यादा बन जाएगी। ये भी 45,000 भी 20% पे हो जाएंगे, ये 30,000 भी 20% पे हो जाएंगे। जबकि यहाँ जो है ये 15,000 है, तो 15,000 जो है वो 13% पे, मतलब कि आपकी आईआरआर कम हो जाएगी अपने आप से, क्योंकि आईआरआर के हिसाब से ये री इन्वेस्ट होंगे। तो अगर कैश फ्लो का टाइम जो है वो अलग अलग है तो उस केस के अंदर भी जो है वो हाँ वो उसी का देख रहे हैं। ये जो है वो बोर्ड एग्जाम जो उसके हिसाब से ही एडजस्ट करेंगे। वो आपके हिसाब से जब आपको जब सहूलियत होगी ना उसके हिसाब से ही देखेंगे। क्लियर है? तो इस वजह से भी जो है वो क्या हो सकता है, आईआरआर और एनपीवी के अंदर जो वो डिफरेंस आ सकता है। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है आईआरआर और एनपीवी के अंदर? तो आपको आईआरआर और एनपीवी में डिफरेंस आए तो आपको एनपीवी से सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन एक तरीके से है ही गलत ही बात है। और तीसरा जो है वो अगर इनकी अनइक्वल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हो तो उस केस के अंदर भी जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि एनपीवी और आईआरआर जो है वो अलग अलग आंसर बताए। तो उस केस के अंदर भी जो है वो अपने को एनपीवी के हिसाब से सेलेक्ट करना। क्लियर? इसका जो है वो आंसर आप कोई सा भी एग्जाम्पल एक करके चेक कर लीजिएगा, तो अनइक्वल लाइफ होगी तो आईआरआर और एनपीवी जो है वो अलग अलग आंसर दे सकता है। एनपीवी देखेंगे, सीधी सी बात है। एनपीवी जो एब्सोल्यूट मेजर बताता है, सीधा बताता है कि भाई ये प्रोजेक्ट करोगे तो इतना जो है वो फायदा मिलेगा। तो एनपीवी और आईआरआर में जब भी गैप आएगा या जब भी डिफरेंस आएगा एनपीवी और आईआरआर के अंदर, हमेशा जो अपन एनपीवी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एडजेक्ट बता रहा है कि भाई इतने की वेल्थ बढ़ेगी। आईआरआर के अंदर इटसेल्फ एक जो समस्या चल रही है, ये तो खुद जो अपने घर में ही जूझ रहा है। इसकी एक जो आईआरआर में जो री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन है ना, लोग उसी को जो अभी तक गालियां निकाल रहे हैं। ये तो जो घर के अंदर दुबक के बैठे है, वो एक उसकी कमी जो है वो अभी भी बढ़ी है। जबकि एनपीवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एनपीवी जो बिल्कुल साफ है। क्लियर? यहाँ क्रक्स यही है कि जब भी लड़ेंगे तो उस केस के अंदर जो वो एनपीवी ही देखेंगे।
क्लियर है? अब एक बार जो अपने नोट्स है उससे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपलोड किए उससे देख लेते हैं, ताकि उस इस चैप्टर में जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो जाए। तीसरा जो वो अनइक्वल लाइफ, अगर लाइफ अलग अलग होगी तो उस केस के अंदर भी जो हम्म तो भाई देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ा इसको फास्ट ही चलाते हैं, और इसको मैं रिकॉर्ड भी अलग कर देता हूँ ताकि इसको मैं अलग से अपडेट कर दूंगा आपको जब भी रिवीजन करना हो, या रिवीजन क्लास अलग से ले लेंगे, एक बार इसको आराम से ही चलने देते हैं। हाँ, आईआरआर जो है वो उसमें कमी है। उस पे ऐप पे डाल रखी है, मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। क्लियर है? नोट्स के अंदर जो वो देखोगे तो नोट्स के अंदर जो है वहाँ पर भी अपडेट कर रखे हैं, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट जो वो ले सकते हो, या अगर नहीं हो वहाँ से तो आप मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर जो अपन टाइम वैल्यू सॉरी फाइनेंसिंग डिसीजन शुरू करने वाले हैं, उसके भी नोट्स जो वो मैं अभी अपडेट कर दूंगा आपको, या वो शायद हो भी चुके हैं, उसके भी काफी पर्सन जो हो चुका है। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, देख लीजिएगा, या और बता देंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे। और देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं हम शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर, जो करंट एसेट जो होती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो उससे हम क्या कहते हैं, नोन एज वर्क मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। ये अपना एक चैप्टर है जिसके अंदर बात करें। अगर लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट या कैपिटल बजटिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन जो है वो कहा जाता है। क्लियर है भाई? अब शुरू करें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 मिनट, ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट में करंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अगर करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट या कैपिटल बजटिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन जो वो कहा जाता है। कैपिटल बजटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भाई पैसा कहाँ लगाना है, और फिर उसके बाद में एस्टिमेटिंग एंड इवेल्युएटिंग कि भाई इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा आएगा वगैरह वगैरह। जैसे 3-4 प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें से अगर हो सकता है कुछ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वगैरह जो भी है, उसके हिसाब से लास्ट में अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर। कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात तो सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर है कि भाई बड़ा एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टाइम पीरियड जो वो लगता है। भाई जैसे आपके 10th के बाद में आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करो वो एक मेजर डिसीजन था, किससे शादी करो ये एक मेजर डिसीजन है, ये इरिवर्सेबल है। तो ये जब आप करो तो उससे पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे वैसे कैपिटल बजटिंग अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली बात तो खर्चा बहुत बड़ा है, लॉन्ग टाइम पीरियड लगेगा। जैसे प्रोजेक्ट 5 साल 10 साल 15 साल चलेगा तो उतना टाइम लगेगा। उसके बाद में इरिवर्सेबिलिटी है, और कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं, उनकी कैलकुलेशन भी जो कॉम्प्लेक्स रहती है। आप एस्टिमेट करते हो भाई इतना पैसा आएगा इतना पैसा आएगा, ये सारी की सारी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्टनेस रहती है। कैपिटल बजटिंग में प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल सा है कि भाई सबसे पहले प्लान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा सकता है। फिर हर एक जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको इवेल्युएट करते हैं कि भाई कितना पैसा बनता है वगैरह वगैरह। उसके बाद में अपन उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उस प्रोजेक्ट को लगा देते हैं, शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में हर साल जो उस पर कंट्रोल रखते हैं, फीडबैक रिपोर्ट की भाई हाँ जो हमने सोचा है क्या उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर रिव्यू। ये नॉर्मल चीजें। टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस और ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, ये थोड़ा समझ लीजिएगा।
कितने तरीके के कैपिटल बजटिंग के डिसीजन हो सकते हैं। एक तो रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, मतलब कि हमारे यही बिजनेस को हम उसमें कोई असेट को या तो रिप्लेस कर रहे हैं या फिर जैसे ये जो फर्नीचर या ऑफिस बन रखा है इसको हम मॉडर्न कर रहे हैं, इसके अंदर लाइटिंग वगैरह कुछ अलग कर रहे हैं, इस तरीके का कर रहे हैं, मशीनें कुछ जो है वो और नई टेक्नोलॉजी की मशीनें वगैरह लेके आ रहे हैं, तो इस तरीके का हो सकता है। या एक्सपांशन डिसीजन कि भाई आज तक जैसे हम राजस्थान राजस्थान में डील कर रहे थे, अब से जो हरियाणा में भी डील करेंगे, तो ये जो है कैसा हो गया, एक्सपांशन का डिसीजन हो गया। या डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, डाइवर्सिफिकेशन वर्ड जो एक्चुअली किसके लिए होता है, रिस्क के लिए यूज होता है कि भाई जैसे आप एक ही इंडस्ट्री में रहोगे तो उस केस के अंदर आपकी रिस्क जो वो बढ़ जाती है, तो उसको आप कम करने के लिए आप क्या करते हो, डाइवर्सिफाई करते हो। समझ पा रहे हो बात भाई? जैसे कई लोग जो वो क्या करते हैं, जैसे कि एक में एग्जाम देने के बजाय वो 2 एग्जाम या 3 एग्जाम की तैयारी करते हैं, ताकि क्या हो, डाइवर्सिफाई हो जाए कि भाई एक एग्जाम के भरोसे रहे और फिर वो एग्जाम जो आगे खिसक जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उस केस के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन का उसे कहते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई एक इन्वेस्टमेंट के बजाय 2-3 अलग अलग इंडस्ट्री में चले। जैसे कि भाई मोबाइल इंडस्ट्री जो हो पूरी की पूरी हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में लगा रखा हो और फिर मोबाइल इंडस्ट्री में जो चेंज आ जाए, तो उस केस के अंदर जो आप दूसरी जगह भी लगाओ, जैसे सौर ऊर्जा में भी लगा रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी लगा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन। एक इंडस्ट्री अगर नीचे जाएगी तो दूसरी आपको वापस फायदा पहुंचा देगी। जैसे रिलायंस के केस के अंदर जो जियो एक ने जो अच्छा कर दिया, तो उन्होंने कई और जगह भी इन्वेस्ट कर रखा था, तो वहाँ नुकसान भी हुआ होगा, तो वो आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। ये तो है फर्म के एग्जिस्टेंस के हिसाब से। और डिसीजन सिचुएशन के हिसाब से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि ऐसे डिसीजन जिसमें से दो में से आपको एक सेलेक्ट करना है। एक को सेलेक्ट करोगे तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, बिल्कुल सीधा सीधा डिसीजन लेना है कि या तो इस प्रोजेक्ट को करो या मत करो। या कंटीजेंट डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो किसी सिचुएशन पे या किसी के होने पे डिपेंड करते हैं, भाई अगर ये हो गया तो उस केस के अंदर हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो है इस तरीके का जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंटीजेंट डिसीजन कहेंगे। ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में दे रखा है। रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन डिसीजन एम टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, कि भाई पुरानी मशीनें सही नहीं चल रही है, काम नहीं कर रही, तो उस केस के अंदर, या हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगा रही तो उस केस के अंदर इनको कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन भी कहा जाता है। एक्सपांसन डिसीजन या डाइवर्सिफिकेशन बोथ आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपांसन डिसीजन। हम एक्सपांसन कर रहे हैं या हमारे प्रोजेक्ट जो है, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई और इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सपांसन डिसीजन भी इनको कहा जाता है इन दोनों को। मतलब उसका तो नाम ही एक्सपांसन है और डाइवर्सिफिकेशन भी एक तरीके से एक्सपांसन डिसीजन है, उसे भी कहा जाता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट इंडिपेंडेंट प्रपोजल है कि भाई या तो हाँ कर या ना कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी किसी को क्या कह रहे हो, सिर्फ जो है वो आपको हाँ या ना में से कहना है। जबकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में ये है कि अगर उसको हाँ करे तो मेरे को छोड़ देना, या मेरे को हाँ करे तो उसको छोड़ देना, इस तरीके का है, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ऐसा प्रोजेक्ट बोल रहा है ना। कंटीजेंट डिसीजन डिपेंडेबल प्रपोजल इन्वेस्टमेंट इन वन रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन वन और मोर अदर प्रपोजल, कि भाई जैसे आप सड़क बना रहे हो तो उस केस के अंदर सड़क बनाने में हो सकता है कि भाई 5 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सही करवाना पड़ेगा। तो ये जो है ये क्या एक तरीके का कंटीजेंट डिसीजन, अगर आप सड़क बनाने का निर्णय करोगे तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा। या सड़क बनाओगे तो उसमें कुछ बिल्डिंग और आज के टाइम में वॉशरूम वगैरह ये भी बनाने पड़ेंगे। कैपिटल बजटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले जो एस्टिमेट करते हैं कैश फ्लो को, फिर उनको इवेल्युएट करते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैश फ्लो दो तरीके के हो सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से है, जिसके अंदर एक बार कैश आउटफ्लो होगा और उसके बाद में सीरीज ऑफ इनफ्लो होगा। नॉर्मली अपन देखते हैं कि भाई आपको शुरुआत में मशीन वगैरह लगानी 1 लाख रुपए लगेंगे, फिर 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार इस तरीके से पैसा आएगा, तो उसे तो हम कहेंगे कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल कैसे, इसका जस्ट उल्टा, कि भाई पहले साल 20 हज़ार जाएंगे, दूसरे साल 30 हज़ार आएंगे, तीसरे साल 10 हज़ार जाएंगे, चौथे साल 10 हज़ार आएंगे, इस तरीके से कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो उसे हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, कंसिडर ओनली इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट लाइकली टू रिजल्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। जैसे कि भाई पहले भी आपके किराए के 50 हज़ार जा रहे थे, अभी भी 50 हज़ार जा रहे हैं, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। 50 हज़ार जा रहे थे, ये प्रोजेक्ट करने की वजह से 60 हज़ार जाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 हज़ार है उसी को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, टैक्स बेनिफिट है, उसे हम क्या कर देंगे, वापस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देंगे।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फोरगोइंग ऑफ बेनिफिट कंसीडर करेंगे इसको। संक कॉस्ट जो है ये अपन ने सारी डिस्कस कर रखी। संक कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, इसको एक्सक्लूड करेंगे या कंसीडर नहीं करेंगे कह सकते हैं। कमिटेड कॉस्ट, आउटफ्लो जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, इररिलेवेंट है, इसे एक्सक्लूड करेंगे। वर्किंग कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा और लास्ट में जब वापस मिल जाएगा तो इनफ्लो हो जाएगा। एलोकेटेड ओवरहेड ऑलरेडी इनकर्ड जो है वो इग्नोर कर देंगे। और अगर इसी के अंदर कोई इंक्रीज होगा तो उस इंक्रीमेंटल वाले पार्ट को अपन जो है वो कंसिडर करेंगे। क्लियर है। और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जब करोगे तब आपके लिए एक आउटफ्लो हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो वो ऑलरेडी इनकर्ड है तो वो इररिलेवेंट कॉस्ट है, अगर इंक्रीज है तो रिलेवेंट है, उसे कंसिडर करेंगे। कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जो पैसा लगता है उसे हम इनिशियल कहते हैं। जब प्रोजेक्ट चलता है उस वक्त जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसे हम इंटरिम कहते हैं। और लास्ट में जो टर्मिनल होता है। इनिशियल में शुरुआत के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे तो अगर फ्रेश प्रोजेक्ट है तो नए कुछ एसेट खरीदोगे उसके कितना पैसा आएगा, उसके इंस्टॉलेशन वगैरह सेटअप की जो भी कॉस्ट है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो भी वर्किंग कैपिटल में लग रहा है वो सारा मिला के क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल कैश फ्लो हो जाएगा। अगर रिप्लेसमेंट है तो आप एक नई एसेट तो लोगे, उसके बदले में उसका इंस्टॉलेशन और उसका जो वर्किंग कैपिटल तो लगेगा ही, उसके अलावा जो पुरानी एसेट है उनको सेल करोगे तो उससे जो पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टैक्सेशन का जो भी इफेक्ट आएगा, जैसे पुरानी एसेट सेल की उस पर कैपिटल गेन वगैरह कुछ लगता है तो वो क्या करोगे, लेस कर दोगे, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर कुछ टैक्स सेविंग होगी तो वो क्या कर लोगे, आप इनफ्लो मान लोगे। इंटरिम कैश फ्लो मतलब कि प्रोजेक्ट जब चलेगा तो उस केस के अंदर अगर नया प्रोजेक्ट है तो जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंस। और इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल लगा ही वो तो इनिशियल में चलेगी, उसमें कोई अगर इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर इंक्रीज को क्या कर देंगे हम, वो आपका क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो इंक्रीज जो वो क्या होगा आपका लेस होगा और डिक्रीज जो भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो पैसा आपका इनफ्लो हो जाएगा। क्लियर, ये आपके इंटरिम कैश फ्लो हो जाएंगे। उसके बाद में रिप्लेसमेंट डिसीजन, इसको लिख भी दीजिएगा ना। इंक्रीमेंट जो है इंक्रीज अगर होगा वर्किंग कैपिटल में तो वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। इसके नीचे जो वो इंक्रीज को जो क्या कर दीजिएगा, आउटफ्लो लिख दीजिएगा। और रिप्लेसमेंट डिसीजन है तो रिप्लेसमेंट के अंदर तो क्या होगा, पुरानी एसेट से कुछ रेवेन्यू आ रहे होंगे, उसकी बजाय अब जो नई एसेट लेके आ रहे हो तो आप क्या देखोगे, नेट इंक्रीज कितना होगा रेवेन्यू, उसमें से एसेट एक्सपेंस के अंदर कितना इंक्रीज होगा वो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो ये हो जाएगा नेट चेंजेस बिफोर टैक्सेस। उसमें नई वाली मशीन के कारण टैक्स में कितना जो एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा वो लगाओगे, और ये हो जाएगा नेट चेंजेज आफ्टर टैक्स। और उसमें वापस वो डेप्रिसिएशन जितना नई एसेट की वजह से डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा वो वापस ऐड कर दोगे। समझ पा रहे हो बात। तो रिप्लेसमेंट वाले में क्या करना है, पुराने वाले और नए वाले दोनों को कंपैरिजन लिखना है कि भाई नए वाले में इतना कैश फ्लो हो रहा था, पुराने वाले में इतना हो रहा था, नए वाले में इतना हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी को कंसिडर करेंगे। टर्मिनल कैश फ्लो, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस केस के अंदर लास्ट में फाइनल सैल्वेज वैल्यू ऑफ असेट कितनी मिलेगी। लास्ट में सेल करोगे तो हो सकता है कि कुछ आपको टैक्स सेविंग मिल जाए तो उसको ऐड कर देना, उतना पैसा और बच जाएगा आपका। और अगर कोई टैक्स एक्सपेंस लगता है जैसे कैपिटल गेन लग रहा है तो उसको लेस कर दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल का पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये टर्मिनल कैश फ्लो हो जाएगा फाइनल। एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल, ये कुछ ऑथर जो ये मानते हैं कि भाई देखो, क्योंकि आप जो है जब फाइनेंसिंग डिसीजन में WACC वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर इंटरेस्ट और इक्विटी दोनों को कंसिडर करते हो। तो क्योंकि आपने डेब्ट की इंटरेस्ट जो है उसको कॉस्ट के अंदर कंसिडर कर चुके हो, फिर यहाँ पर उसको वापस कॉस्ट के अंदर कंसिडर करना जो वो अच्छा नहीं है। इस वजह से ये कुछ लोग कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट 1 - T को क्या करो, आप वापस ऐड करो। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेंगे मतलब पैसा लगाना पड़ेगा, आउटफ्लो है। समझ पा रहे हो बात भाई, 50,000 लग रहे थे, अब 70,000 लगाने पड़ रहे वर्किंग कैपिटल, तो 20,000 आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए आउटफ्लो जाएगा। ये समझ आया फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि भाई इंटरेस्ट की कॉस्ट जो वो फाइनेंसिंग डिसीजन जो कि अपन आगे पढ़ेंगे उसके अंदर जो उसको कंसिडर कर लिया जाता है, तो वहाँ कंसिडर कॉस्ट में कंसिडर कर लिया जाता है, तो फिर यहाँ पर इसकी जो उसको पेमेंट कर रहे हैं उसको भी अगर दोबारा आप कंसिडर करोगे तो ये आपका उसी चीज़ के लिए डबल जो है वो बार उसका इफेक्ट आ जाएगा। इस वजह से ये कहते हैं कि इंटरेस्ट का जितना लेस हुआ है ना टैक्स के बाद में, उतना इंटरेस्ट का पैसा जो वापस क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक, ट्रेडिशनल पेबैक, पेबैक रेसिप्रोकल, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, NPV, IRR, MIRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड पेबैक। पेबैक पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लो, टाइम जो है वो कितना लगता है रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लो।
बिल्कुल ईज़ी कंप्यूटेशन है, क्विक एस्टिमेट कर सकते हो और एस्टिमेट द प्रोजेक्ट्स रिस्क भाई जिसका जो है वो पैसा जल्दी से रिकवर हो जाता है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उतना कम रिस्क हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, नॉट नो द टोटल प्रॉफिट भी पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वो आपको क्या बता रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट वाला कोई चिंता वाली बात नहीं, फाइनेंस कॉस्ट वाला जो आप फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद में अपन वापस देख लेंगे एक बार। क्यों फाइनेंसिंग डिसीजन में जब हम WACC कैलकुलेट करते हैं, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर KD जो है उसकी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। समझ आ रही बात भाई, वहां पर डिविडेंड की जो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा देते हैं उसकी कॉस्ट, और जो डिबेंचर होल्डर जो है या फिर जो भी जिनसे लोन लिया उनके ऊपर जितना पैसा दिया, उन दोनों को जो है मिला के जो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अपनी डिस्काउंटिंग रेट है उसको कंसिडर करते हैं। समझ पा रहे हो बात? अब उस हिसाब से तो फिर आप डिविडेंड को भी आप अपनी कॉस्ट मानो। समझ आ रही बात? क्योंकि डिविडेंड कॉस्ट थोड़ी, वो तो आपने कमाया है। तो उन्होंने कहा कि जो जिस रेट से आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो उस रेट के अंदर जो वो इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो रखी है, मतलब कि उसकी वजह से रेट जो वो बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, और अब जो है वो आप उसी के वापस उसकी कॉस्ट को और कंसिडर करोगे तो आपका डबल इम्पैक्ट आ जाएगा। फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद में इसको एक बार वापस भी देख लेंगे। क्लियर है? पे बैक रेसिप्रोकल, क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू IRR है, और आउटफ्लो एवरी ईयर डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अकाउंटिंग क्लियर है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल साल्वेज वैल्यू और 1/2 इनिशियल आउटफ्लो अदर देन वर्किंग कैपिटल लेस साल्वेज वैल्यू, मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी है उसमें से साल्वेज वैल्यू को लेस करके उसका 1/2 करना। सारा जो अपन देख चुके हैं अपन एक एक का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंटिंग टेक्निक, डिटरमाइन ऑफ डिस्काउंटिंग रेट, अपॉर्चुनिटी रेट ऑफ रिटर्न बाय सेम क्लास ऑफ रिस्क। भाई इसी प्रोजेक्ट के अंदर जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कैसा अगर और कोई प्रोजेक्ट होता है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कितना एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं उसको रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं WACC को यूज कर सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी रेट ऑफ रिटर्न को यूज कर सकते हैं। ये WACC क्या है जो फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्कस करेंगे। पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक मेथड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो आप कर लो, और नहीं तो मत करो। एब्सोल्यूट मेजर है, 0 से ज़्यादा है सेलेक्ट करो, 0 से कम है रिजेक्ट करो, और 0 है तो आप इंडिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। IRR क्या है, रेट बाय विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। रेट जो वो अपन ट्रायल एंड एरर से करेंगे, और उसके हिसाब से बीच में इंटरपोलेशन का फॉर्मूला भी लग सकता है, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। अगर आपकी IRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर जो नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैंक रेट +2% से करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये अलग अलग इंडस्ट्री, आगे अपन फाइनेंसिंग डिसीजन में यही बात करेंगे। जो डिस्काउंटिंग रेट और ये जो आ रही है ना, ये सारे सारे इसी के ऊपर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो कैसे कैलकुलेट होती है उसके ऊपर बात करेंगे। वो जो आप बता रहे हो ना ये 2%, वो लिबोर +2% और वो अलग चीज है। IRR जो है, अगर आपकी रिक्वायर्ड जैसे मुझे 10% चाहिए और मेरे को 12% कमा के दे रहा है, मैं सेलेक्ट करूंगा। और ये 10% रिक्वायर्ड रेट नहीं दे रखी है, और तो WACC मतलब कि मेरी जो पैसा मैं लेके आया उस पर कितनी कॉस्ट लग रही है या डिस्काउंटिंग रेट क्या है उसके उससे कंपैरिजन करूंगा। मतलब मेरी जो मुझे जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहा है अगर, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अगर उसके बराबर दे रहा है तो इनडिफरेंस, और अगर उससे कम दे रहा है तो फिर मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। रिलेटिव मेजर है, कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ड्यू टू रिलेटिव मेजर। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं तो उस केस के अंदर आपने देखा था कि भाई एनपीवी और IRR में से एनपीवी और IRR जो अलग अलग आंसर दे सकते हैं, और इसके बेचारे को क्रिटिसाइज किया जाता है इसकी री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन की वजह से। एनपीवी और IRR में क्यों गैप आ सकता है, साइज डिस्पैरिटी की वजह से आ सकता है, टाइम डिस्पैरिटी की वजह से आ सकता है, और अगर इनकी अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ है तो इस वजह से भी इनके बीच में एरर आ सकता है, मतलब कि दोनों अलग अलग बता सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन, एनपीवी क्या मानता है कि ये जो पैसा हमें हर साल मिलेगा वो डिस्काउंटिंग रेट पे जो री इन्वेस्ट होता है, और IRR जो मानता है कि IRR पे ही री इन्वेस्ट होता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस साल प्रोजेक्ट मिला ऐसा हर साल आपको मिल जाए। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, मॉडिफाइड IRR जो है उसको बनाया, जिसको हम टर्मिनल कैश फ्लो भी कहते हैं।
इस मेथड को हम टर्मिनल कैश फ्लो मेथड भी कहते हैं। टू ओवरकम री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन ऑफ आईआरआर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैश जो भी कैश फ्लो है उनको सबको क्या करेंगे, एंड में भेजेंगे, और वो भी कैसे भेजेंगे, डिस्काउंटिंग रेट पे भेजेंगे। और फिर जो हम रेट कैलकुलेट करेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड आईआरआर। और कई बार जो आईआरआर के अंदर एक समस्या ये भी आ जाती है, मल्टीपल आईआरआर आ जाती है। अगर कैश पहले इनफ्लो आया, फिर आउटफ्लो आया, फिर इनफ्लो आया, इस केस के अंदर जो कई बार आईआरआर जो है वो दो रेट भी कैलकुलेट कर सकता है। आपको याद हो तो आप ऐसा करते थे, x+2 और x-2 इस तरीके के दो आ जाते थे, तो x या तो प्लस का दो है या माइनस का दो है, ऐसा 6-7 के अंदर होता था। ना आए तो भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल इतना समझिएगा कि नॉन कन्वेंशनल हो, कि आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो इस तरीके से चल रहा हो, कि कभी आउटफ्लो हो रहा है कभी इनफ्लो हो रहा है, तो उस केस के अंदर आईआरआर जो वो भी कैलकुलेट हो जाए। अगर दोनों आईआरआर डिस्काउंटिंग रेट से ज़्यादा है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, और दोनों अगर कम है तो उस केस के अंदर डिस्काउंटिंग रेट से कम है तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर एक रेट जो डिस्काउंटिंग रेट से ज़्यादा आ जाए और एक जो डिस्काउंटिंग रेट से कम आ जाए, तो एनपीवी के पास जाना और उसको पूछना कि भाई बता क्या करें, और वो जो बताए वो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर देना। इसके नाम बहुत है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, परजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, कुछ भी नहीं, परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर पीआई एक से ज़्यादा सेलेक्ट, एक से कम है रिजेक्ट, और अगर एक के बराबर तो उसको इंडिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव मेजर है, कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ड्यू टू रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर है, इस वजह से ये भी एक तरीके से एरर क्रिएट कर सकता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या है, सेम एज पेबैक, ओनली डिफरेंस इज वी यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पेबैक टेक्निक इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी इज ट्रबुलेंट। ट्रबुलेंट का मतलब क्या है, चेंज होने वाले, उपद्रवी कहते हैं अपन जिसको। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, कि भाई जैसे कोई ऐसा देश है जिसमें इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, उस वजह से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो उस केस के अंदर जैसे आपके पास मैंने बताया था कि भाई जैसे एक इस तरीके की स्कीम चल रही थी नेक्सा वगैरह, तो उसके अंदर पैसा आएगा या नहीं आएगा उस केस के अंदर जो हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कितना पैसा हमने लगाया, वो पैसा कब रिकवर हो जाएगा। तो ऐसा केस जब भी होता है कि भाई जहाँ जैसे हमने जो पैसा लगाया है कि भाई 30,000 लगाओ और हर दिन जो वो आपको 10-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे ऐसे, और एक प्रोजेक्ट है जो जिसमें 40,000 लगाओ और हर साल हर दिन जो 15-15 हज़ार मिलेंगे, तो अपन क्या देखेंगे कि भाई कितने दिनों में अपना पैसा रिकवर हो जाएगा। तो जहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बहुत ज़्यादा चेंज होती हो, वहाँ जो पे बैक पीरियड ज़्यादा रहता है, ज़्यादा सूटेबल रहता है। स्पेशल केस और सूटेबल रहने के कारण ये भी है कि भाई मनी की वैल्यू चेंज होती है, तो इन फ्यूचर जो भी पैसा मिलेगा वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उससे अच्छा है कि अपना पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, वो प्रोजेक्ट अपने लिए सेफ है। कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल राशनिंग, अगर इंडिपेंडेंट और डिविजिबल है, अगर उसको बांट सकते हैं, तो एनपीवी रुपीज पर रुपीज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, रैंक देंगे और रैंक के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, जितना पैसा है उतना जो वो इन्वेस्ट कर देंगे। अगर इंडिपेंडेंट और इंडिविजिबल है, ये इंडिविजिबल कर दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो इसको इंडिपेंडेंट है और ये जो है इसको इंडिविजिबल कर दीजिए। इसको इंडिविजिबल कर दीजिएगा ना, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बनाएगा उसको, जो कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर रहेगा उसे हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइफ है, तो रिटेनिंग एन ओल्ड मशीन और रिप्लेस विथ न्यू वन, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अपने पास दो तरीके हैं, एक तो रिप्लेसमेंट चैन मेथड और एक इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया के हिसाब से, जो कि आता है आपका एनपीवी डिवाइडेड बाय परजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्लियर है भाई? क्लियर है? इस चैप्टर में आप आपके जो भी डाउट है वो बता दीजिए। और आपके जो है वो दो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, दो या तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके जो है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, या इसके दो क्वेश्चन जो है वो आपके दो या तीन क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, जिनको मैं ढूंढता हूँ। पहले तो आईपैड मेरा उधर रह गया, एक सेकंड में ले ही आता हूँ।
ईएफएम की भाई आज मैं करके कल सुबह डाल देता हूँ कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो है। स्टूडेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग 104 और 105, 104 और 105। 104 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सोच समझ के जवाब दीजिएगा भाई। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कौन सी बात जो है ट्रू नहीं है। पहला उन्होंने लिखा है कि एनपीवी जो है वो बेस्ट मेथड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए, और इंडिपेंडेंट अगर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है तो आईआरआर और एनपीवी अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है तो एनपीवी और आईआरआर जो सेम रिजल्ट देंगे। और उसके बाद में अगर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो उन्होंने फिर एनपीवी और आईआरआर भी दे रखा है कि एनपीवी 8 लाख है और आईआरआर 16% है, और एनपीवी दूसरे की जो पहले की जो एनपीवी 8 लाख और इसके हिसाब से 7 लाख, और इसकी जो आईआरआर है 16% और इसकी है 18%। वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसकी आईआरआर ज़्यादा है। और लास्ट जो है वो पेबल मेथड डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल। पेबल मेथड जो है वो बताता है कि आपका इनिशियल पैसा लगाया हुआ कितने टाइम में रिकवर करते हैं। इनिशियल मनी कितने समय में रिकवर करते हैं। इसमें से बताओ गलत कौन सा है भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला कह रहा है कि एनपीवी बढ़िया है, इसमें से वो कह रहा है कि झूठ कौन सी बात है। एनपीवी बढ़िया है पहली बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट हो तो एनपीवी और आईआरआर सेम रिजल्ट देते हैं, मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब ये। तीसरा कह रहा है अगर दो प्रोजेक्ट है जिसके एनपीवी अलग अलग है और आईआरआर अलग अलग है तो हम आईआरआर के हिसाब से जो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। और चौथा जो कि जो आपका बिल्कुल सिंपल सा ही है, कर लोगे ना। और उसके बाद में 105 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। किसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन जो वो इग्नोर करता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर या एनपीवी। तो कौन सा इग्नोर करता है आप खुद ही जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ईएफएम का जो मैं पेपर आज एनालिसिस कर लूंगा ताकि उसका भी देख लूंगा। क्लियर है, एआरआर है, क्लियर है। तो यहाँ तक का देखिएगा अच्छे से, और कोई डाउट हो तो है ही मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप भेज दीजिएगा, है ना। और ये जो नोट्स है इनके प्रिंट आउट करवा दीजिएगा। कल जो अपन फाइनेंसिंग डिसीजन जो शुरू करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन के जो नोट्स है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी साथ ही जो वो करवा लीजिएगा चाहो तो प्रिंट आउट। और हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो करेंगे, इससे पहले एक चीज कर लीजिएगा, अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं देख रखी है तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो है वो उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर मार्जिनल चैप्टर जो वो नहीं देख रखा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो वो देख लीजिएगा। रीजन ये है कि आगे जो हम लिवरेज वगैरह पढ़ेंगे तो उसका मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ जो वो लिंक भी पढ़ेंगे। क्लियर है। तो भाई नहीं, बाय और लीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। देखो सीधी सी बात है, अगर पैसा लाने के बारे में बात कर रहे हो
हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला करेंगे। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन और जो है इसमें थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन रहेगा तो वो ये है कि फाइनेंसिंग डिसीजन जब कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा कौन सा डिसीजन किससे रिलेटेड। कल अपन शुरू करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। और तब तक आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का अगर नहीं देख रखा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो कॉस्ट अकाउंटिंग में अपलोड कर रखा है एबीएसटी में। और आपके तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही लिखा है तो उसी में अपलोड है, तो उसको जो कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अपन कल। ठीक है, नोट्स वगैरह जो प्रिंट आउट आप शायद अगर करवाने जाओ तो ये तीनों के ही करवा लीजिए। एक को आईआरआर और आईआरआर में प्रॉब्लम है। एमआईआरआर में ऊपर बोला था, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, आपको आईआरआर और एमआईआरआर के अंदर डिफरेंस कंफ्यूजन है। अब समझा देते हैं भाई, आप जो है वो जिनको आ चुका है वो ले जा सकते हैं। देखो आईआरआर के अंदर क्या होता है, आईआरआर जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो उस केस के अंदर जैसे एक प्रोजेक्ट है जिसमें 50,000 रुपये गए हैं और 3 साल में 22,000, 22,000 और 22,000, ये तीन जो है वो आए हैं, 0, 1, 2 और आईआरआर कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपका 15.28% आएगा। आईआरआर में क्या होता था, आईआरआर में क्या था। ओके, धन्यवाद जी। आईआरआर में क्या होता है कि हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं तो आईआरआर की एक बेसिक एजम्पशन होती है कि ये जो पैसा जो पहले साल मिलता है उसको जो आईआरआर है जो आपकी जैसे 15.28 आई है कि इस 15.28 पे हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 22,000 जो है इसको हम 15.28 की रेट से जो री इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो इंटू 1.158 से री इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहले साल के अंत में है तो 2 बार गुणा करोगे तो तीसरे साल के अंत में हो जाएगा। तो ये जो पहले पहले साल के अंत में पैसा मिलेगा उसको जो प्रोजेक्ट की आईआरआर है उस पर वापस री इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरे साल के अंत में जो पैसा मिलेगा उसको भी क्या आप क्या कर सकते हो, आईआरआर पे री इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा तो क्योंकि लास्ट में ही मिल रहा है तो इसमें तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। यहाँ जो पैसा मिलेगा इसका टोटल अगर आप करके उसकी डिस्काउंटिंग आप 15.28 से करोगे, 15 पॉइंट जो है वो 28 से करोगे तो उस केस के अंदर ये आपका कितना आएगा, 50,000 आएगा। लोगों ने अपोज किया कि आपके पास एक बार तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ सकता है जिसको आप जैसे 15% या 20% या 25% का प्रोजेक्ट इस साल आगे आपके हाथ लग गया। जरूरी नहीं है कि हर साल आपके पास पैसा मिलेगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए वैसा वैसा प्रोजेक्ट मिले। तो ये जो है आप कर रहे हो ना ये सही नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भाई फिर क्या करें, तो एक नया मेथड आया एमआईआरआर। उसने कहा कि हर साल जो आपके कैश फ्लो होते हैं ना 0, 1, 2, 3, ये आपके 50,000 गए और ये 22,000 और 22,000 और 22,000। तो लोगों ने कहा कि आपको पहले साल जैसे ये ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें आपको 15.28% रिटर्न मिल रहा है लेकिन हर साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पहले साल के अंत में देखो ये अपन डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी जो दिक्कत है ना वो बता रहे हैं। हम इस 22,000 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आईआरआर जो है इसकी कैलकुलेशन अपने आप में क्या मानती है, ये मानती है कि ये जो पहले साल के अंत में जो पैसा मिलेगा उसको हम जो है वो हमारी आईआरआर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये रेट इसकी कैलकुलेशन अपने आप में जो ये 15.28 है ना ये अपने आप में इसी तरीके से होती है। ये सब इसको प्रूव करने के लिए देख रहे हैं कि भाई ऐसा मानते हैं तो क्या ऐसा है कि नहीं है, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा मान रही है ये सही है कि नहीं है। तो अब चेक करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो 22,000 पहले साल के अंत में जो मिले इसको 15.28 से अपन क्या करेंगे गुणा करके देख लेंगे कि भाई 15.28% के हिसाब से इन्वेस्ट करके देखेंगे यहाँ जितना पैसा बनता है उसको वापस अगर डिस्काउंटिंग करोगे 15.28 से तो 50,000 आ जाएंगे।
क्लियर है? और इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए फिर MIRR है, उसने कहा कि भाई आप बताओ किस रेट से इन्वेस्ट हो सकता है पहले साल के अंत में पैसा है, तो उन्होंने कहा कि 10% पे हो सकता है, मान लीजिए डिस्काउंटिंग रेट 10%, तो उन्होंने कहा कि इसको 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जोड़ के तीसरे साल के अंत में कितना पैसा होगा, दूसरे साल के अंत में पैसा मिलेगा, उसको जेब में तो रखोगे नहीं, उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, हमने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कितना रिटर्न मिलेगा, उन्होंने कहा कि 10% से मिलेगा, जो कि ये मान रहा था कि IRR पे मिलेगा। तीसरे साल में तो कुछ भी पैसा मिलेगा वो उस पे तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो उसको क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे। यहाँ जो टोटल पैसा आएगा उसको किस रेट से डिस्काउंट करें ताकि ये 50,000 के बराबर आ जाए, वो जो है वो क्या हो जाएगी MIRR। तो IRR जो एक मानता है कि जो पैसा बीच में सालों में प्रोजेक्ट के सालों में जो पैसा मिलता है वो हम IRR पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको सही करने के लिए एक नया मेथड लाया गया MIRR, जिसमें जो बीच में पैसा मिलता है उसको हम क्या करते हैं डिस्काउंटिंग रेट पे इन्वेस्ट करके फिर जो वो रेट कैलकुलेट। क्लियर है? क्लियर है? तो भाई यहाँ तक का देखिए, और कोई डाउट रहे तो आप चिंता न करें, आराम से जब चाहे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।